प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम शेरशाह के समय की न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यायिक व्यवस्था की बात की जाए तो सुल्तान स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। शेरशाह के समय प्रत्येक बुधवार को सुल्तान की अदालत लगाई जाती थी, जिसमें स्वयं सुल्तान मामलों की सुनवाई करता था और निर्णय प्रदान करता था। शेरशाह के द्वारा सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की, जिससे तात्पर्य न्यायप्रिय शासक होता था। शेरशाह निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत में विश्वास करता था, अर्थात चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था और सभी को बराबर न्याय प्रदान किया जाता था। परगना स्तर पर दीवानी मामलों और राजस्व संबंधित मामलों का निपटारा मुशर्रिफ के द्वारा, जबकि फौजदारी मामलों की सुनवाई सिकदार के द्वारा की जाती थी। वहीं सरकार स्तर पर दीवानी और राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई मुंसिफ ए मुंसिपान और फौजदारी मामलों की सुनवाई सिकदार ए सिकदारान के द्वारा की जाती थी। प्रांतों में सूबेदार न्याय प्रदान करने का कार्य किया करता था। इनके अलावा न्याय प्रदान करने के लिए काजी भी नियुक्त किए जाते थे। किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था, जिसके अंतर्गत अंगभंग करना, जेल में डाल देना, मृत्युदंड देना आदि दंड अपराधियों को दिए जाते थे, ताकि अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। निष्पक्ष न्याय के साथ साथ शेरशाह त्वरित न्याय के सिद्धांत में भी विश्वास करता था, अर्थात न्याय प्रदान करने में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में हुई देरी भी अन्याय के समान ही होती है। इस प्रकार शेरशाह न्याय को धर्म से भी बढ़कर मानता था। पुलिस व्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, शेरशाह के समय स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया जाता था, अर्थात अलग से कोई पुलिस विभाग या पुलिस कर्मचारी नहीं होते थे, परंतु जिस क्षेत्र में जो अधिकारी नियुक्त होता था वो ही अधिकारी उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए, अपराधों को नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। जैसे गांव में चौधरी और मुकद्दम अपराधों को नियंत्रित करते थे, इसी प्रकार सूबे में सूबेदार, सरकार में सिकदार ए सिकदारान और परगने में सिकदार इसके लिए जिम्मेदार होते थे। जिस क्षेत्र में चोरी, डकैती, हत्या या अन्य प्रकार के अपराध होते थे, उस क्षेत्र में अपराधियों को पता लगाने का कार्य उसी क्षेत्र के अधिकारी का होता था, और अगर अधिकारी अपराधियों को पकड़ने में असफल होता था तो संबंधित अधिकारी को कठोर दंड दिया जाता था, अर्थात चोरी की गई वस्तु का मूल्य उसको स्वयं भुगतना पड़ता था, और अगर हत्या का मामला हुआ है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। इस प्रकार से हालांकि ये सिद्धांत बहुत ही कठोर था, परंतु फिर भी शेरशाह के समय ये अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था और इसके कारण अपराध बहुत ही कम थे।
तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि शेरशाह के समय इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था या शांति व्यवस्था थी कि एक वृद्धा स्त्री भी अपने सिर पर आभूषणों की टोकरी लेकर आसानी से यात्रा कर सकती थी, अर्थात अपराध बहुत कम थे। गुप्तचर और सूचना विभाग के अंतर्गत शेरशाह के समय साम्राज्य के विभिन्न भागों में तथा प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी के यहाँ सुल्तान की तरफ से गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे, जो तुरंत सूचना सुल्तान तक पहुँचाते थे। सूचना को राज्य के सुदूर भागों से सुल्तान तक पहुँचाने के लिए जगह जगह सड़कों पे सराएं बनी हुई होती थी और उन सरायों पर घोड़े रखे जाते थे और संदेशवाहक आसानी से एक सराय से दूसरी सराय तक जाकर सूचनाएं भेजते थे और इस प्रकार से गुप्तचर सुल्तान तक सूचना पहुंचाते थे। कई बार सूचनाएं स्थानीय अधिकारियों के पास पहुंचने से पहले ही शेरशाह के पास पहुंच जाती थी, जो उसकी गुप्तचर व्यवस्था के सुचारू संचालन के बारे में हमारे को जानकारी देती है। और इस प्रकार से गुप्तचर विभाग की मदद से वो अपने राज्य और अधिकारियों को कंट्रोल करता था। सैन्य प्रबंध की बात की जाए, शेरशाह की सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और तोपखाना सेना के प्रमुख अंग थे। सैनिकों के अंदर जहाँ तक बात की जाए, अधिकांशतः अफगान और इसके अलावा मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम और अन्य विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते थे। सैनिकों को राज्य की तरफ से नगद वेतन दिया जाता था, परंतु सैन्य अधिकारियों को जागीर भी दी जाती थी। शेरशाह के समय तोपखाना हालांकि ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। शेरशाह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई प्रथाओं अर्थात घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करना अर्थात पहचान नोट करने की प्रथा को भी प्रचलित किया, ताकि सेना के अंदर भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। साथ ही साथ केंद्रीय सेना अर्थात सुल्तान के कंट्रोल में सेना होती थी अलग से, और इसके अलावा सूबेदारों और अन्य अधिकारियों के नियंत्रण में भी सेना होती थी, जो कि राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाई जाती थी। परंतु सुल्तान के लिए एक अलग से सेना भी भर्ती की जाती थी, जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी, जिसको केंद्रीय सेना कहा जाता था। सैनिकों के प्रशिक्षण, भर्ती, वस्त्र, रसद आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की देखभाल शेरशाह के द्वारा स्वयं की जाती थी। इस कारण से सेना के ऊपर शेरशाह का अच्छा नियंत्रण था। इस प्रकार शेरशाह के समय सैनिक और विभिन्न असैनिक प्रशासनिक कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे थे, और इन सब कार्यों के संचालन में शेरशाह की बुद्धिमत्ता, उसका परिश्रम और सूझबूझ का हाथ था। और इसी कारण शेरशाह को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसको अकबर महान का अग्रगामी माना जाता है। धन्यवाद।